चलिए जी, एसएल पढ़ रहे थे हम। ठीक है, एसएल में मैंने आपको बताया हम क्या पढ़ रहे हैं, आईसीडीआर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। और मैंने कहा था आपसे छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, हम जो पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं पहले आप समझ लो। अभी हम इशू देखो, आईसीडीआर में हमें क्या पढ़ना है, इशू ऑफ सिक्योरिटीज एंड डिस्क्लोजर्स। तो अभी हम पहले क्या पढ़ रहे हैं, सिक्योरिटी इशू तो बाद में करेंगे, पहले ये तो देख लो इशू करने से पहले हमें बहुत सारी जो बातें पता होनी चाहिए वो बातें क्या है। ठीक है, तो अब जरा देखें, हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, ग्रीन ऑप्शन पढ़ा था। आज जरा देखिए हमें क्या पढ़ना है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन एफपीओ एंड प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इन आईपीओ। आज हमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पढ़ना है। ठीक है, तो यानी कि कहने मतलब क्या है, जब भी कंपनी शेयर इशू कर रही है ना, आईपीओ लेके आ रही है, तो क्या प्रमोटर को भी कुछ ना कुछ हिस्सा लेके आना पड़ेगा, क्या प्रमोटर को भी कुछ पैसे लेके आने पड़ेंगे। तो जरा ध्यान से देखते हैं, क्या प्रमोटर को भी पैसे लेके आने पड़ते हैं या प्रमोटर को पैसे नहीं लेके आने पड़ते इन केस ऑफ आईपीओ। जहां तक आईपीओ की बात है, इन केस ऑफ आईपीओ, आईपीओ की देखते हैं। नॉट लेस देन 20% ऑफ द पोस्ट इशू कैपिटल, प्रमोटर को मिनिमम इतना पैसा लाना पड़ेगा, कितना, जो पोस्ट इशू कैपिटल है उसका कम से कम 20% लेके आना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे पोस्ट इशू। पोस्ट इशू क्या होता है, इशू के बाद जो कैपिटल होगी उसका कम से कम 20% हिस्सा किसके पास होना चाहिए, प्रमोटर के पास होना चाहिए। अब अगर छोटा दिख रहा है तो आप जरा रोक के इसको बड़ा कर लेना, या जैसे भी, रुक जाओ मैं कोशिश करता हूँ इसको कुछ करने की। जरा देखें, प्रमोटर के पास मान लो अभी कंपनी आईपीओ नहीं लेके आई, प्रमोटर के पास पहले से ही कितने शेयर है, मान लो प्रमोटर के पास पहले से ही 30,000 शेयर है। अब कंपनी क्या लेके आना चाह रही है, कंपनी का आईपीओ लेके आना चाह रही है। कितने का आईपीओ लेके आ रही है कंपनी, 5 लाख रुपए का आईपीओ लेके आ रही है। तो याद रखो, जब देखो कंपनी के पास मान लो पहले से ही जो कैपिटल है वो सारी कैपिटल मान लो प्रमोटर के पास है, 30,000 शेयर है। अब कंपनी क्या लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है, कितने का, 5 लाख का। तो इशू के बाद कितनी कैपिटल हो जाएगी, पोस्ट इशू इशू कैपिटल कितनी हो जाएगी, इशू के बाद 5,00,000, 30,000 पहले से थी, 5 लाख की कैपिटल और हो जाएगी, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,30,000। अब इसमें से प्रमोटर का हिस्सा कितना होना चाहिए, मैंने कहा पोस्ट इशू का 20%। तो पोस्ट इशू कैपिटल कितनी हो जाएगी, 5,30,000। तो 5,30,000 का 20%, मतलब कि 1,06,000 रुपए के शेयर्स, 1,06,000 शेयर्स किसके पास होने चाहिए, प्रमोटर के पास होने चाहिए। लेकिन प्रमोटर के पास 1,06,000 होने चाहिए ना, 30,000 तो पहले से ही है, 30,000 तो पहले से ही है ना। तो इसका मतलब रिक्वायर्ड टू सब्सक्राइब मोर इन आईपीओ। तो इसका मतलब जो आईपीओ आएगा इसमें प्रमोटर को और कितने शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, 1,30,000 माइनस 30,000, यानी कि 76,000 शेयर्स प्रमोटर को क्या करने पड़ेंगे, और खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, तो प्रमोटर के पास टोटल इशू लाने के बाद जो भी पोस्ट इशू कैपिटल होगी उसका कम से कम कितना होना चाहिए, 20% होना चाहिए। उसके पास पहले से ही जो है प्लस बाकी उसको और नए आईपीओ में खरीदने पड़ेंगे। इन केस ऑफ पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग ऑफ प्रमोटर इज लेस देन 20। लेकिन अगर किसी वजह से प्रमोटर की शेयर होल्डिंग क्या रह जाती है, लेस देन 20 रह जाती है, तो उस सिचुएशन में कोई बात नहीं, बड़े बड़े खिलाड़ी, ये अब आप नाम जानते हो पहले से, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एआईएफ, फॉरेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स, या कमर्शियल बैंक, शेड्यूल कमर्शियल बैंक, पीएफआई या इंश्योरेंस कंपनी, ये क्या कर सकते हैं, मे कंट्रीब्यूट। अगर प्रमोटर के पास पैसे नहीं है या किसी वजह से प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 20% से कम है तो कोई बात नहीं। अगर बड़े बड़े खिलाड़ी उस आईपीओ में इन्वॉल्व हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी हम समझ लेंगे, चलो कोई बात नहीं कि प्रमोटर की जगह इन्होंने शेयर्स ले लिए, सेफ हैं अभी भी। तो प्रमोटर की अगर होल्डिंग 20% है तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन अगर प्रमोटर की होल्डिंग 20% से कम रहती है तो याद रखना, जितना भी कम है, शॉर्टफॉल जितना भी शॉर्टफॉल है वो शॉर्टफॉल इनमें से किसी के पास होना चाहिए। यानी कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मान लो 20% ना हो गया, 17% है, तो जो 3% बची वो 3% इनमें से किसी के पास होनी चाहिए, ये 3%। यानी कि ये जो ऊपर की लिस्ट है में कंट्रीब्यूट, ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग ऑफ शॉर्टफॉल इन मिनिमम कंट्रीब्यूशन। किसका मिनिमम कंट्रीब्यूशन, प्रमोटर का जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है उसमें जो भी 20% से कम है शॉर्टफॉल है, उसको अगर ये चाहे तो ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ पोस्ट इशू। लेकिन याद रखना प्रमोटर की कम से कम 20% होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब नहीं है 20 होनी चाहिए, 2 ही है तो 18 ही लेंगे, नहीं, प्रमोटर की मिनिमम 10% तो होनी चाहिए। तो यानी कि ये लोग मिलके, अगर सारे भी मिलके या कोई एक भी जैसे भी चाहे कंट्रीब्यूट कर तो सकते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं ये कह दूं कि चाहे कुछ भी हो जाए प्रमोटर के पास 10% शेयर्स तो होने ही होने चाहिए। इतनी बात समझ में आई। आईपीओ में जब भी प्रमोटर या आईपीओ, जब भी आईपीओ आया तो प्रमोटर के पास कितना हिस्सा होना चाहिए, उसके उसके पास पोस्ट इशू इशू के बाद जो कैपिटल आएगी उसका कम से कम 20% उसके पास होना चाहिए। अगर उसके पास 20% नहीं है तो इनमें से कोई क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और कितना इन्वेस्ट कर सकता है, इनमें से कोई भी ले सकता है, लेकिन 10% तक मैक्सिमम। ठीक है, और
आगे चलते हैं, नॉन एप्लीकेबिलिटी, लेकिन हाँ एक रिलैक्सेशन है, प्रोवाइडेड दैट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल नॉट अप्लाई। लेकिन याद रखना एक सिचुएशन ऐसे जहाँ पे मिनिमम, ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंट्रीब्यूशन प्रमोटर्स वाला, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर कंपनी का कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है ही नहीं, कंपनी का कोई प्रमोटर ही नहीं है, यानी कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जिसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो कि ये कंपनी का क्या है, प्रमोटर है। मान लो कंपनी किसी ने बनाई थी, वो तो मर गया और उसके बाद कोई ऐसा है भी नहीं, प्रमोटर की डेफिनेशन अपनी कंपनी लॉ में पड़ी हुई है तो कि जो भी उस डेफिनेशन में फॉल करता है, वैसा कोई है ही नहीं। तो अगर ऐसा कोई अनआइडेंटिफाइबल प्रमोटर है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, तो उस सिचुएशन में मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, अभी एक बात और ध्यान से समझते चलना, ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये पूरा ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है अपने आप में। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन टू बी बॉट इन बिफोर पब्लिक इशू ओपन, जैसे ही पब्लिक इशू ओपन होगा उससे पहले प्रमोटर का हिस्सा आ जाना चाहिए। मान लो एक शेयर 10 रुपये का था, प्रमोटर को अभी भी कितने शेयर खरीदने थे ना, लास्ट वाले एग्जांपल में 76,000 शेयर खरीदने थे ना, तो प्रमोटर का जो 76,000 इंटू में एक शेयर मान लो 100 रुपये का है, तो जो भी अमाउंट होगा वो पब्लिक इशू ओपन होने से पहले आ जाना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझते चलना इस बात को। प्रमोटर शैल ब्रिंग इन फुल अमाउंट ऑफ प्रमोटर कंट्रीब्यूशन, जो भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का हिस्सा होगा इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि जो भी अमाउंट बनता है, एटलीस्ट 1 डे प्रायर टू द इशू ओपनिंग डेट, जो भी इशू ओपन होने की डेट होगी उससे कम से कम एक दिन पहले तक प्रमोटर का सारा पैसा आ जाना चाहिए। कहाँ, कैप्टी ने एस्क्रो अकाउंट, यानी कि एक स्पेशल अकाउंट खोला जाएगा, एस्क्रो अकाउंट स्पेशल पर्पज के लिए अकाउंट जो खुलते हैं, एक एस्क्रो अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए, और वो एस्क्रो अकाउंट कहाँ होना चाहिए, किसी भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में वो एस्क्रो अमाउंट आ जाना चाहिए। किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक के पास आपका एक एस्क्रो अकाउंट होगा और एस्क्रो अकाउंट में वो पैसा प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कम से कम एक दिन पहले आ जाना चाहिए। एंड द सेड कंट्रीब्यूशन अमाउंट शैल बी रिलीज टू द कंपनी अलोंग विद द पब्लिक इशू प्रोसीड्स, और उसके बाद जो भी पब्लिक इशू जब क्लोज होगा तब इस पैसे को हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यूटिलाइज कर लेंगे, रिलीज कर देंगे। इंपॉर्टेंट बात, इफ द प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिनिमम कंट्रीब्यूशन एक्सीड 100 करोड़, अगर प्रमोटर के हिस्से में यानी कि उसको जो शेयर्स खरीदने हैं, वो कितने शेयर्स खरीदने हैं, उसकी वैल्यू अगर 100 करोड़ से ज़्यादा है, कितनी है, 100 करोड़ से ज़्यादा, प्रमोटर शैल ब्रिंग ₹100 करोड़ बिफोर द ओपनिंग। मान लो प्रमोटर को जो मिनिमम शेयर्स खरीदने हैं उसकी वैल्यू बन गई 150 करोड़, तो उसको 100 करोड़ रुपए, तो ये जो ऊपर अपने पढ़ा ना इशू ओपन होने से एक दिन पहले 100 करोड़ रुपए तो इशू ओपन होने से पहले जमा करा देने, और जो बाकी बचा ना, बाकी कौन सा बचा, 50 करोड़, यानी कि जो 100 करोड़ से एक्सेस है, जो रिमेनिंग कंट्रीब्यूशन बचा, सेल बी ब्रॉट इन बाय प्रमोटर इन एडवांस और प्रोराटा बेसिस बिफोर द कॉल्स आर मेड ऑन पब्लिक, और उसके बाद जो बाकी बचा वो प्रोराटा बेसिस पे या बिफोर कॉल्स, इससे पहले पब्लिक से पैसा मंगाया जाए तब उनके साथ वो पैसा उससे मंगा लिया जाएगा। तो ये तो इशू ओपन होने से पहले ही और बाकी पब्लिक के साथ, मैं ये कह सकता हूँ इसको। ठीक है, तो क्या समझे, प्रमोटर को 20% लेके आना है, कम है तो 10% तक बाकी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो अभी ऊपर पड़ी लिस्ट वो मदद कर सकते हैं। हाँ, अगर प्रमोटर आइडेंटिफाइबल ही नहीं है तो फिर कुछ, फिर एप्लीकेबिलिटी नहीं होती। लेकिन थोड़ी देर के लिए मान लें, और ऐसा होता ही है कि प्रमोटर तो है ही नहीं, तो पब्लिक ही पैसा ना लगाए, प्रमोटर ही नहीं है तो प्रमोटर अगर कंट्रीब्यूशन देगा तो कब तक देगा, इशू ओपन होने से एक दिन पहले सारा पैसा उसका आ जाना चाहिए, एक स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में आ जाना चाहिए। कितना पैसा, 100 करोड़ तक है तो एक दिन पहले आ जाना चाहिए, 100 करोड़ से ज़्यादा है तो 100 करोड़ तक तो एक दिन पहले, वो तो 100 करोड़ तक तो सेम रहेगा, और उसके बाद वाला जो पैसा है वो पब्लिक के साथ, जब पब्लिक से मंगाया जाएगा तब उससे भी मंगा लिया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं लॉक इन। लॉक इन इंडिकेट्स ए फ्रीज ऑन शेयर्स, लॉक इन का मतलब आपको पता ही है कि ये क्या हो जाता है, शेयर्स फ्रीज हो जाते हैं। जो प्रमोटर्स ने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं, मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन शैल बी लॉक इन फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, जितने भी प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ मैं, मिनिमम कंट्रीब्यूशन तक के, वो उसके 3 साल तक क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। 3 साल कहाँ से स्टार्ट होंगे, जब से भी कंपनी की कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी या अलॉटमेंट, दोनों में से कुछ भी, विच एवर इज लेटर, जो भी काम बाद में हुआ है, अलॉटमेंट बाद में हुई है या प्रोडक्शन बाद में हुई है, इन दोनों इवेंट में से जो भी इवेंट कंपनी की लाइफ में बाद में हुआ है, वहाँ से लेके 3 साल तक, वहाँ से लेके 3 साल तक, यानी कि इन दोनों इवेंट से लेके 3 साल तक प्रमोटर के शेयर क्या रहेंगे, फ्रीज हो जाएंगे। लेकिन प्रमोटर होल्डिंग इन एक्सेस ऑफ मिनिमम प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन, लेकिन अगर उसने मिनिमम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा, यानी मिनिमम कितना था 20%, लेकिन उसने 20% नहीं 23% मान लो उसने शेयर्स खरीद लें, तो 20% तो लॉक रहेंगे 3 साल तक, और जो एक्सेस है यानी कि वो जो 2-3 एक्स्ट्रा परसेंट है वो कब तक लॉक रहेगा, उसका लॉक इन होगा 1 साल, और पीरियड तो वहीं से कैलकुलेट होगा, सीधी सी बात है। बात समझ में आई, प्रमोटर मिनिमम कंट्रीब्यूशन 20% शेयर्स खरीदेगा, 3 साल तक लॉक इन हो जाएगा। 3 साल कहाँ से स्टार्ट होंगे, प्रोडक्शन या अलॉटमेंट विच एवर इज लेटर, 3 साल तक। लेकिन अगर मिनिमम कंट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा उसने शेयर्स होल्ड किए हुए हैं तो वो कब तक चलेंगे, वो उसके 1 साल तक लॉक इन रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
अब प्रमोटर्स के शेयर्स के जरा बारे में कुछ और भी लिखा गया, कुछ बातें लिखी गई हैं। इट में बी नोटेड ट्रांसफर टू स्टेबलाइजिंग एजेंट, शायद अभी आपको समझ में आ जाएगा, पहले पढ़ते तो शायद ना पता चलता। पता चला प्रमोटर अपने शेयर किसको लैंड कर सकता है, स्टेबलाइजिंग एजेंट को। याद आया कुछ ग्रीन ऑप्शन? तो अब तो आपको पता चल ही जाएगा, ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप, शेयर हेल्ड बाय प्रमोटर विच आर इन लॉक इन कैन बी ट्रांसफर। देखो प्रमोटर्स के शेयर्स अभी लॉक इन पीरियड में, लॉक इन में 3 साल का लॉक इन था ना, 3 साल के लॉक इन में, लेकिन वो शेयर्स अपने ट्रांसफर कर सकता है अमंग्स प्रमोटर ग्रुप, अमंग्स प्रमोटर और पर्सन इन कंट्रोल ऑफ कंपनी प्रमोटर। यानी कि इसका मतलब क्या है, एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर तक, ऐसा बोल दूं मैं सीधे शब्दों में, एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर तक शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन याद रखना सब्जेक्ट टू कंटिन्यूएशन ऑफ लॉक इन द हैंड ऑफ ट्रांसफरी। मिस्टर एक्स एक प्रमोटर था, ठीक है, मिस्टर एक्स ने शेयर्स खरीदे मान लो 2010 में, उसके शेयर लॉक इन हो गए मान लो 2013 तक, 3 साल तक, लेकिन 2011 में मिस्टर एक्स ने अपने शेयर मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिए, तो क्या लॉक इन चलेगा? बिल्कुल। शेयर्स किसके पास है? वाई के पास, लेकिन लॉक इन कंटिन्यू रहेगा। कब तक? जो भी रिमेनिंग पीरियड, 1 साल तो गुजर चुका है, 2 साल और बचते हैं, तो यानी कि जो शेयर प्रमोटर के पास जो शेयर है वो 3 साल तक लॉक इन में रहेंगे। वो अगर दूसरे प्रमोटर को ट्रांसफर भी कर देता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, शेयर्स ट्रांसफरी के हैंड में भी क्या रहेंगे? लॉक इन रहेंगे। कितने दिन तक? जो भी रिमेनिंग पीरियड बचा है, यानी कि कुछ वक्त तो प्रमोटर के हाथ में गुजर चुका है शेयर्स, और जो बाकी ट्रांसफरी के हाथ में, जब तक वो 3 साल पूरे नहीं हो जाते जब तक वो लॉक इन में ही रहेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ है जो परमिशेबल है, आप अपने जो प्रमोटर्स के साथ शेयर्स रखे हैं लॉक इन पीरियड के दौरान, उसको वो एक परमिशन है, अलाउड है, क्या है कि वो लोन पर्पज़ के लिए, उनको सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए क्या कर सकता है? प्लेज कर सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई ऊपर से लेके यहाँ तक? एक बार देख लो। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन मिनिमम आईपीओ में 20% होगा। पब्लिक इशू कौन सा? पोस्ट इशू कैपिटल का। पोस्ट इशू होने के बाद जो कैपिटल आएगी उसका मिनिमम 20% प्रमोटर के पास होना चाहिए। 20 से अगर कम है, 10 से कम तो होगा नहीं, लेकिन अगर 20 से जितना भी कम है, यानी कि 10 से और 20 के बीच में है, तो ये इनमें से कोई भी क्या कर सकता है? उस कंट्रीब्यूशन, उस कमी को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है, उस शॉर्टफॉल को मीट कर सकता है। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन एक दिन पहले आ जाना चाहिए, पब्लिक इशू ओपन होने से पहले आ जानी चाहिए, स्पेशल एस्क्रो अकाउंट में जाएगा जो भी किसी बैंक के पास होगा। अगर प्रमोटर कंट्रीब्यूशन 100 करोड़ तक है तो एक दिन पहले जमा हो ही जाएगा। 100 करोड़ से ज़्यादा है तो जो रिमेनिंग है वो 100 करोड़ पहले, और जो एक्सेस है, एक्स्ट्रा 100 करोड़ से, वो पब्लिक के साथ। जो भी शेयर्स उसके पास होंगे 3 साल तक लॉक इन होंगे, और अगर वो मिनिमम से ज़्यादा खरीदता है, मिनिमम से ज़्यादा शेयर्स उसके पास है, तो उस सिचुएशन में जो एक्सेस है वो 1 साल तक लॉग इन रहेगा। हाँ, प्रमोटर अपने शेयर्स को ट्रांसफर एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट को ट्रांसफर कर सकता है, दूसरे प्रमोटर ग्रुप को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन इसमें कंडीशन है, अगर दूसरे प्रमोटर को ट्रांसफर करता है क्या लॉक इन कंटिन्यू रहेगा? बिल्कुल, लॉक इन कंटिन्यू रहेगा रिमेनिंग पीरियड तक। और लेकिन एक परमिशन बीच में, रिलैक्सेशन आप कह सकते हो इसको, कि प्रमोटर जब तक लॉक इन चल रहा है अपने शेयर्स को प्लेज कर सकता है सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन का टॉपिक फिर से एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार आ चुका है, तो आप इसको फिर से ध्यान से समझ लेना, जहाँ ना पता चले तो आप पूछ तो सकते ही हो। ठीक है, प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन इज एफपीओ, फॉर एफपीओ। अब एफपीओ आईपीओ तो आपको पता है, जब कंपनी पहली बार शेयर लेके आती है तो उसको क्या कहते हैं? आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जब दोबारा से इशू लेके आ रही है तो उसको क्या बोलते हैं हम? एफपीओ। ठीक है, तो फर्दर पब्लिक ऑफर। अब जरा देखते हैं प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन क्या होगा एफपीओ में। एफपीओ देखो, अब जो फर्दर पब्लिक ऑफर आ रहा है, जरा इसकी 2 कैटेगरी है वो सुनना। एफपीओ अदर देन कंपोजिट इशू और कंपोजिट इशू। एफपीओ अदर देन कंपोजिट इशू, यानी कि एफपीओ आ रहा है, कंपोजिट इशू की बात नहीं कर रहे, ये कंपोजिट इशू आ रहा है। अब ये कंफ्यूज कर रहा है, कंपोजिट इशू होता क्या है? तो कंपोजिट इशू क्या होता है? जब कंपनी शेयर इशू कर रही है पब्लिक को, प्लस पब्लिक को शेयर इशू तो कर ही रही है, प्लस में कुछ के साथ में राइट इशू लेके आ रही है, मान लो। ठीक है, उसके साथ में क्या लेके आ रही है? राइट इशू लेके आ रही है। 1 मिनट में अभी आपको समझाता हूँ, जरा पहले एक बार पढ़ लें। तो कंपोजिट इशू में क्या आ रहा है, यानी कि पब्लिक को भी शेयर जा रहे हैं, प्लस राइट इशू या कोई और इशू भी उसके साथ में आ रहा है, तो सुबह क्या बोलते हैं? कंपोजिट इशू बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में प्रमोटर को कितना खरीदना पड़ता है? स्टेटमेंट जरा ध्यान से समझना। 20% ऑफ प्रपोज्ड पब्लिक इशू, जितना शेयर पब्लिक को इशू किया जा रहा है, कंपोजिट में याद रखना पब्लिक के साथ में प्लस भी है। ठीक है, पब्लिक को भी आ रहा है मान लो, राइट इशू आ रहा है तो एग्जिस्टिंग होल्डर्स को आ रहा है, तो पब्लिक प्लस एग्जिस्टिंग को आ रहा है, तो इसमें प्रमोटर का हिस्सा कितना होगा? मैं इसको भी आपको एग्जांपल समझाऊंगा, लेकिन जरा पहले स्टेटमेंट समझे। 20% ऑफ प्रपोज पब्लिक इशू, यानी कि कंपोजिट इशू में से वो हिस्सा जो पब्लिक के लिए आ रहा है उसका 20% प्रमोटर को लेना पड़ेगा, या
पोस्ट इशू कैपिटल का 20%, दोनों बातें एक ही लिखी हैं। अब यानी कैलकुलेशन जब करते हैं तो अमाउंट एक ही आता है। प्लस एक बार पढ़ लो, अगर एफपीओ आ रहा है अदर देन कंपोजिट इशू, यानी कि एफपीओ कैसे आ रहा है, अकेला आ रहा है, यानी कि सिर्फ पब्लिक को इशू आ रहा है और किसी को यानी कि उसके साथ में कोई राइट इशू नहीं है, तो उस सिचुएशन में भी कितना है 20% ऑफ प्रपोज्ड इशू, यानी कि जो भी इशू आ रहा है उसका 20% उसके पास होना चाहिए, या पोस्ट इशू का 20%, दोनों एक ही बात है। अब दोनों एक ही बात है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा पहले समझते हैं। थोड़ी देर के लिए मान लो एफपीओ आ रहा है, अकेला एफपीओ आ रहा है, ठीक है, पब्लिक के लिए आ रहा है सिर्फ, और उसमें बीच में कुछ भी नहीं है, पब्लिक के लिए एफपीओ आ रहा है। तो जरा देखते हैं पब्लिक के लिए एफपीओ आया तो कैसे। मैं इसको बड़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। चलो, आप मेरी बात सुन तो पा ही रहे हो, आप मेरी बात सुन सकते हो तो सुने। आईपीओ आया था याद, अभी 5 लाख रुपए का आईपीओ आया था पीछे, ठीक है। प्रमोटर के पास पहले से कितने शेयर्स थे, 30,000 शेयर्स थे। और आईपीओ में जब आईपीओ आया था 5,30,000 का, तो याद है उसमें प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन 1,06,000 शेयर्स का हो गया था, जिसमें कि उसको 76,000 शेयर्स और खरीदने पड़े थे। तो इसका मतलब फिलहाल प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है, वो प्रमोटर के पास कितनी होल्डिंग है, 1,06,000 शेयर्स है। अब जरा ध्यान से सुनना, 1,06,000 शेयर कंपनी के पास, प्रमोटर के पास पहले से ही है, और जो कंपनी की एग्जिस्टिंग कैपिटल है वो 5,30,000 पहले से ही कंपनी की कैपिटल है। एफपीओ आ रहा है 10 लाख रुपए का, एफपीओ कितने का आ रहा है, 10 लाख रुपए का एफपीओ आ रहा है, 10 लाख रुपए का एफपीओ आ रहा है जी। तो प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, देखो एफपीओ की सिचुएशन में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना होगा, प्रपोज्ड इशू का 20%, कितना इशू आ रहा है 10 लाख, तो 10 लाख का 20%, यानी कि उसके पास कितने शेयर्स होने चाहिए, 2 लाख शेयर्स होने चाहिए। तो 10 लाख का 20%, इसका मतलब उसके पास कितने शेयर्स होने चाहिए, 2 लाख होने चाहिए, है ना। 1,06,000 उसके पास पहले से ही है, कितने शेयर्स उसके पास है पहले से ही, 1,06,000 शेयर्स उसके पास पहले से ही है ना, ये बात भी याद रखना साइड बाय साइड। तो अब जरा देखो, या तो आप जो इशू आ रहा है उसका 20% खरीद लो, तो यानी कि 10 लाख का, या तो आप 20% खरीद लो, ठीक है, यानी कि 2 लाख शेयर खरीद लो, या अगर आप चाहो तो 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल। इशू के बाद कैपिटल कितनी हो जाएगी, ये सोच के बताओ, इशू के बाद कैपिटल कितनी हो जाएगी, जरा इधर देखो, 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, 5,30,000 पहले ही है, 10 लाख का और इशू आ रहा है, तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी, 15,30,000, 15,30,000। अगर आप 15,30,000 का 20% निकालते हो तो वो आता है 3,06,000, 15,30,000 भाई। देखो आईपीओ में 5 लाख पहले से ही थी, 30,000, 10 लाख और आ गई, तो 15,30,000, और 15,30,000 का जो 20% है वो कितना हो गया, 3,06,000। आपको कितना खरीदना है, पोस्ट इशू का 20%, पोस्ट इशू कितना है 3,06,000। आपके पास ऑलरेडी कितना है 3,06,000 की अगर बात करें तो 1,06,000 तो पहले से ही है, इसका मतलब आपको कितना और खरीदना है, 2 लाख और खरीदना है। यही तो मैं कह रहा था, या तो प्रपोज इशू का 20% खरीद लो, 10 लाख का 20%, या तो 2 लाख खरीद लो। या आप इधर से भी कैलकुलेशन करोगे तो भी फिगर कितनी आई, तो भी फिगर 2 लाख ही आएगी। तो इन शॉर्ट, तो जो भी प्रपोज इशू आ रहा है उसका 20% आपके पास होना चाहिए। सेम यही कहानी कंपोजिट इशू में है। अब कंपोजिट इशू में क्या हो रहा है, कंपनी मान लो पब्लिक इशू के साथ में राइट इशू भी लेके आ रही है, तो हमें राइट इशू वाली जो फिगर है उसको इग्नोर करेंगे, जो भी पब्लिक इशू आ रहा है, जो भी क्या आ रहा है पब्लिक इशू आ रहा है, यानी कि कंपोजिट इशू आ रहा है। मान लो देखो, जैसे एग्जांपल में यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि प्रमोटर के पास ये वही कहानी लिखी है, 30,000 से पहले ही है, आईपीओ 5 लाख आया था, तो पोस्ट इशू 5,30,000 हो गई थी, 76,000। आपको पता है प्रमोटर के पास 1,06,000 शेयर्स है। कंपोजिट इशू आया, तो कंपोजिट इशू में देखो क्या आया, 10 लाख शेयर्स का आया, 5 लाख शेयर पब्लिक इशू आया है, और 5 लाख का राइट इशू आ रहा है। कंपनी 10 लाख रुपए उठाना चाह रही है, कैसे उठाना चाह रही है, 5 लाख पब्लिक के थ्रू और 5 लाख राइट इशू के थ्रू। मैंने पहले ही कहा प्रमोटर कंट्रीब्यूशन में हम क्या चेक करते हैं, पब्लिक इशू चेक करते हैं। तो जरा देखो पब्लिक इशू चेक करते हैं, पब्लिक इशू कितने का रहा है 5 लाख, तो 5 लाख का 20% कितना हुआ 1 लाख, तो 20% ऑफ 5 लाख, यानी कि उसको 1 लाख शेयर्स और खरीदने पड़ेंगे। या 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल, अगर पोस्ट इशू कैपिटल का 20 लाख अगर चेक करें तो उसमें भी कहानी सेम रहेगी, 20 लाख, 20% ऑफ 5,30,000 प्लस 5 लाख। ये जो 5 लाख हमने ऐड किया ये कौन से वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसमें पब्लिक इशू ऐड करते हैं। देखो नोट में पढ़ो क्या लिखा है, कंपोजिट इशू मीन्स 2 टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज, इशू ऑफ सिक्योरिटी एट द सेम टाइम, ठीक है। यानी कि इशूअर कंपनी क्या ला रही है, राइट कम प्रेफरेंस इशू लेके आ रही है, या राइट इशू लेके आ रही है, ठीक है। तो जरा देखो, राइट इशू कंपोनेंट ऑफ द कंपोजिट इशू शैल बी एक्सक्लूडेड, शैल बी excluded, shall be excluded, shall be
एक्सक्लूडेड वाइल कैलकुलेटिंग द पोस्ट इशू कैपिटल, यानी कि जब हम ये कंपोजिट इशू में जब हम 20% ऑफ पोस्ट इशू ये कैलकुलेट करते हैं, इसमें जो राइट इशू वाला हिस्सा है, इसमें राइट इशू वाला हिस्सा इग्नोर करते हैं। इस वाले पॉइंट के लिए ये बात याद रखिएगा। जब भी हम पोस्ट इशू कैपिटल लेके आ रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जब हम पोस्ट इशू से चेक करेंगे तो पोस्ट इशू में जो राइट इशू का हिस्सा है उसको क्या करते हैं, हम इग्नोर करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी 20% जो कैलकुलेट करेगी वो किसका, 5,30,000 जो पहले से ही है, प्लस पोस्ट इशू में क्या आएगा, 10 लाख नहीं आएगा, 5 लाख आएगा। क्यों, सिर्फ और सिर्फ कौन सा हिस्सा लेने हैं, पब्लिक इशू ओनली। तो इसका मतलब 5 लाख और 5,30,000, इसका मतलब 10,30,000, 10,30,000 का 20%, 2,06,000, 1 लाख उसके पास, 1,06,000 पहले से ही है, और उसको कितने और खरीदने पड़ेंगे, 1 लाख उसको और खरीदने पड़ेंगे। ठीक है, बात समझ में आई। इधर से खरीदोगी, खरीदा तब भी 1 लाख आ रहे थे, इधर से खरीदा तब भी उसको 1 लाख ही आ रहे थे, जैसे ऊपर खरीदे थे तब भी। ठीक है, तो यानी कि कैलकुलेशन चाहे यहाँ से करो, यहाँ से करो, या कैलकुलेशन यहाँ से करो, फिगर तो एक ही आएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कितना हो गया, एफपीओ के केस में थोड़ी देर के लिए एफपीओ मानो, सिर्फ पब्लिक इशू आ रहा है एफपीओ, तो जो भी इशू आ रहा है उसका 20% या पोस्ट इशू का 20%। अगर कंपोजिट इशू आ रहा है यानी कि राइट इशू के साथ मिल के आ रहा है तो उसमें हम पब्लिक इशू का 20% या पोस्ट इशू का 20%। लेकिन जब पोस्ट इशू कैपिटल की बात करेंगे तो उसमें राइट इशू वाली कैपिटल को इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर से सोच लो एक बार, अगर समझ में आ गई है तो आगे चलते हैं, समझ में नहीं आई तो थोड़ी देर के लिए वीडियो आप पॉज करके सोच लें। ठीक है, और आप मुझसे क्वेश्चन पूछ ही सकते हो। नॉन एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं। इन केस ऑफ कंपनी वेयर नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर, ये आपको पता ही है कि प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर कैसे है, नो आइडेंटिफाइबल प्रमोटर है, प्रमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन देगा कौन। या नंबर 2, इस सिचुएशन में भी प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स आर फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड इन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब ये बात आपको पता ही है स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। पिछले 3 साल में अगर कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे फ्रीक्वेंटली ट्रेड हो रहे हैं, अच्छे खासे ट्रेड हो रहे हैं, तो उस सिचुएशन में प्रमोटर कंट्रीब्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड 2 कंडीशन है, एक फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड हो और दूसरा पिछले 3 साल से कंपनी का कैसा ट्रैक रिकॉर्ड हो, यानी कंपनी डिविडेंड पेइंग कंपनी होनी चाहिए। तो अगर दोनों बातें हैं तो उसमें प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ना भी हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आई। प्रमोटर नहीं है या है लेकिन हमें प्रमोटर की ज़रूरत ही नहीं है, कंपनी अच्छी है, पिछले 3 साल अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, प्लस शेयर भी फ्रिक्वेंटली ट्रेडेड है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रमोटर कंट्रीब्यूशन ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रमोटर कंट्रीब्यूशन कैलकुलेशन आप ध्यान से समझ लीजिएगा लेकिन। ठीक है, बस आज हम प्रमोटर कंट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम आहिस्ता आहिस्ता सारा टॉपिक ख़त्म करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।